दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड के प्रथम सेमेस्टर के लिए जो है हमने आपको वीडियो जो है पहला यूनिट का दे दिया है और इसमें हम शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले हमने आपको यूनिट 1 के 90 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें हम यूनिट 2 के 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके अलावा आपका यूनिट 3 और 4 के भी क्वेश्चन हम करवा देंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर आकर जो है वीडियो को चेक कर लीजिएगा वीडियो आ गया कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी जो है आप वीडियो को जो है देख पाएंगे चैनल पर आकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा बर्टन का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा? देखिए, कक्षा का वातावरण प्रभावित करता है, शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित करता है, मूल्यांकन प्रतिफल भी प्रभावित करता है, लेकिन व्यवसायिक प्रक्रिया जो है यह शिक्षा को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तीसरा है, शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षण का अर्थ पढ़ाना होता है, ज्ञान देना होता है, शिक्षा देना होता है। तीनों जो है हमारे शिक्षण के ही अर्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी जो है राइट होगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक क्या है? तो शिक्षण कक्षा के में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। 4 नंबर का हमारे यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो देखिए, द्विध्रुवी प्रक्रिया अगर आएगा तो आपको लगाना होगा एडम्स में, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया अगर बात करेगा तो हमारा ड्यूवी सही हो जाएगा। तो एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया है और ड्यूवी ने जो है शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है। दोनों को आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम वेबिनार शब्द का प्रयोग 2008 में कहाँ पर किया गया? तो वेबिनार शब्द का प्रयोग 2008 में सबसे पहले लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं आपके? पहला स्तर होता है आपका स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। यानी कि पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो विचारहीनता पाई जाती है स्मृति लेवल की लर्निंग यानी कि मेमोरी लेवल में। अगला है 8वां, किसके क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है? तो शिक्षण के क्षेत्र में जो है बोध एक बहुत व्यापक जो है शब्द है। हमारा 8 नंबर का सी करेक्ट जो है हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, सार्थक तथा संबंधित किससे आसानी से याद हो जाती है? तो जो सार्थक तथा संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होती है, वो आसानी से याद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत जो पाठ्य वस्तु है यह एक महत्वपूर्ण उपागम होता है। अगला प्रश्न है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में कितने सोपान होते हैं? तो जो हमारी बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था होती है इसमें 5 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान के तत्व कितने हैं? तो बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल शिक्षण प्रतिमान के हमारे कितने तत्व होते हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे 4 तत्व। 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला होता है उद्देश्य, इसे हम फोकस कहते हैं, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा अवलंब प्रणाली होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, स्मृति स्तर की जहाँ पर बात आएगी तो वहाँ पर आपको नाम याद रखना होगा हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के बारे में दिया था। मॉरिसन ने हमारा दिया है चिंतन स्तर का, और मॉरिसन ने दिया है बोध स्तर का, और हंट ने दिया है चिंतन स्तर का। तो बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? तो बोध स्तर का नाम आते ही आपको मॉरिसन का नाम याद आना चाहिए। और हर्बर्ट ने जो दिया था कौन सा? हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया है, मॉरिसन ने बोध स्तर दिया है। और बात करने की चिंतन स्तर के शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? तो चिंतन स्तर में हंट हो जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया है, मॉरिसन ने बोध स्तर दिया है और हंट ने जो है आपका चिंतन स्तर दिया है। 16वां प्रश्न है, मॉरिस पी हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के कितने सोपान बताए हैं? तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर प्रतिमान की बात करेगा तो आपका प्रतिमान 4 ही होगा, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। यही सिंटैक्स जो है आप में ये चारों जो है हर बार देखने को मिलेंगे। चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के तत्व कितने? तो यहाँ पर भी आपके 4 ही होंगे। अब कौन कौन से? फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। 18वां प्रश्न है, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं। देखिए, त्रिध्रुवी में क्या आ जाएगा? टीचर होता है, टॉट होता है, करिकुलम यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। पाठ्य पुस्तक यहाँ पर जो है
सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं? देखिए, सूचना संप्रेषण, सामाजिक विकास, अपरिवर्तनीय व्यवहार, सामाजिक प्रक्रिया जो है यहाँ पर शिक्षण की विशेषता नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, अनुदेशन छात्र द्वारा छात्र के किस पक्ष को विकसित किया जाता है? तो अनुदेशन द्वारा छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव जो हमारा होता है पक्ष, डोमेन, उसको जो है विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 21वां प्रश्न है, शिक्षण का क्षेत्र है किस प्रकार का? तो शिक्षण का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुबंधन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है यानी कि नैरो होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुबंधन का उद्देश्य क्या है? तो अनुबंधन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना और आदतों को सिखाना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किसी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने में तक कितने स्तरों पर जो है प्रस्तुत करता है? तो 24 नंबर का हमारा हो जाएगा 3 स्तर तक जो है प्रस्तुत करता है। वो हमारा जो है 3 वही स्तर हो जाएंगे आपके, बोध स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 25वां प्रश्न है, पूर्वानुभवों का समय पर स्मरण ही करना ही स्मृति है, क्या है? तो देखिए, पूर्वानुभवों का समय पर स्मरण करना ही जो हमारी स्मृति यानी कि मेमोरी होती है। 26वां है, पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति, यह कथन किसका है? तो पहले सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति, ये हमारा जो है वुडवर्थ का कथन है। 27वां प्रश्न है, अचेतन मन में पहुँचे अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्मृति। 28वां प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व नहीं है कौन सा? तो देखिए, स्मृति की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें तो स्मृति की प्रक्रिया में देखिए, हमारे आवश्यक तत्व की बात करें तो हमारा होता है लर्निंग होता है, रिटेंशन होता है, रिकॉल होता है, रिकॉग्निशन और रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें उद्देश्य जो है हमारा 28 नंबर में क्या हो जाएगा? उद्देश्य कोई इसका आवश्यक तत्व नहीं है। 29वां प्रश्न है, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कितने सोपानों में किया है? तो 29 नंबर का हमारा हो जाएगा 4 सोपानों में किया है। 4 सोपान हमारे होते हैं, कौन कौन से होता है? उद्देश्य होता है, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 30वां है, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना कितने प्रमुख पदों में वर्गीकृत किया है? तो 30 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4। अगला देखिए 31वां, पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? यहाँ पर देखिए जो है हमारा 5 पदों का वर्गीकरण यहाँ पर किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। और जो पंचपदी प्रणाली है यह भी हर्बर्ट की ही देन है। पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? हर्बर्ट की ही देन है। 32 नंबर प्रश्न है, मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मॉरिसन को किस नाम से जाना जाता है? मॉरिसन ने बोध स्तर दिया था, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया था और हंट ने जो है चिंतन स्तर दिया था। 33वां प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि को अवबोध में यानी कि अंडरस्टैंडिंग में महत्व दिया जाता है। 34वां प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है कौन सा? तो चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है वर्णन करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है यानी कि प्लानिंग करता है? तो देखिए, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था जो है उसमें जो है शिक्षक प्लानिंग करता है शिक्षण की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया होती है? तो ये हमारा होता है अंतः प्रक्रिया अवस्था में। ऑप्शन नंबर हमारा बी अंतः प्रक्रिया अवस्था करेक्ट हो जाएगा। और अगला है, शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किस अवस्था में करता है? तो जो मूल्यांकन करता है वह करता है शिक्षण की अंतिम अवस्था में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? तो शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा सदुद्देश्यता का सिद्धांत। देखिए, हमारे सिद्धांत प्रमुख कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 4 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। पहला होता है स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत और सदुद्देश्यता का सिद्धांत। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कर के सीखना के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो कर के सीखने के सिद्धांत को जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन किस सिद्धांत में किया जाता है? तो यह चयन के सिद्धांत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सिलेक्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह पड़ता है शिक्षण पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका मतलब होता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल मतलब जो हमें दिख रहा है यानी कि मूर्त है, सूक्ष्म मतलब जो अमूर्त है, जो हमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र कौन सा है? तो जो गेस्टाल्टवाद पर सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है दृष्टांत और सामान्य हमारा हो जाएगा सिद्धांत। तो यदि विशिष्ट से सामान्य की बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। ये सिद्धांत कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा सहसंबद्धता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कोरिलेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है, किस सिद्धांत की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो ये 20वीं शताब्दी जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है 48वां प्रश्न, भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न में सूचना को किसके माध्यम से प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है? तो ये हो जाएगा कोएक्सियल केबल के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे सुकरात। ऑप्शन नंबर बी। और बात करें कि प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि की जन्मदाता जो है किलपैट्रिक माने जाते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, शिक्षक को व्याख्यान विधि का प्रयोग किन कार्यों हेतु कर लेना चाहिए? तो देखिए, व्याख्यान विधि का जो प्रयोग है वो संक्षिप्तीकरण हेतु, स्पष्ट करने हेतु या फिर प्रेरणा देने हेतु होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर है, प्रदर्शन विधि कैसा है? यानी कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है प्रदर्शन विधि, यह किस पर आधारित है? तो यह जो है शिक्षक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था आशुबेल ने। ऑप्शन नंबर बी, आशुबेल। 55 नंबर प्रश्न है, शिक्षा जगत में योजना यानी कि प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था ऑसबर्न ने। किसने किया था? 55 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, 55 नंबर हमारा हो जाएगा, प्रोजेक्ट का सबसे पहले प्रयोग जो है वो प्रोफेसर रिचर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में योजना के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने योजना के 4 प्रकार बताए हैं फाउंडेशन ऑफ मेथड में। 57 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, इसके प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? तो ये हो जाएंगे एलेक्स एफ ऑसबर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित अप्लाइड इमेजिनेशन रचना किसकी है? तो ये हमारा हो जाएगा एलेक्स एफ ऑसबर्ग। इन्होंने ही जो है ये विधि दी थी और अपनी पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में जो है इसका उल्लेख किया है। 59 नंबर प्रश्न है, जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा हमारा जॉर्ज ए मिलर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, जनसंचार का कार्य नहीं है। तो जनसंचार का कार्य इसमें से क्या नहीं? योजना बनाना। देखिए, सूचना देना कार्य है, निगरानी करना कार्य है, एजेंडा तय करना भी कार्य है, लेकिन योजना बनाना जो है जनसंचार का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, वेबिनार को तकनीकी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा अम्ब्रेला टर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, उच्च स्तर की ज्ञानात्मक क्षमता के विकास हेतु किस आव्यूह का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च स्तर की ज्ञानात्मक क्षमता के विकास के लिए वाद विवाद यानी कि डिबेट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था कौन सा? तो देखिए, श्रव्य यानी कि जो सुना जाता है उसमें सबसे पहले आकाशवाणी आया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आकाशवाणी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राचीनतम विधि नहीं है?
व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर या फिर प्रयोजना। तो 64 नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा प्रयोजना विधि जो है ये हमारा प्राचीनतम विधि नहीं है। 65 नंबर प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है यह दृश्य श्रव्य दो तरफा दोनों है, यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। 66 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल जो है मटेरियल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारा है इंस्ट्रक्शनल जो है मटेरियल नहीं है। अगला है 67 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सुविधा अधिगम लक्ष्यों के लाभदायक लक्ष्यों को जो है संतुष्ट करती है। तो हमारा हो जाएगा टेलीविज़न, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री जो है वो छात्र द्वारा निर्मित जो सामग्री होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला है 69 सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, यह कथन किसका है। तो सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में ला सकती है, यह कथन है कोठारी आयोग की रिपोर्ट में जो है ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है क्या। तो मैजिक लैंटर्न में कांच की पारदर्शक स्लाइड जो है प्रयुक्त होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है ऐसे उपकरण जिनको देखकर ही शब्द अर्थ तथा भाव का बोध होने लगता है उनको हम क्या कहते हैं। तो 71 नंबर में हमारा हो जाएगा उन्हें हम दृश्य उपकरण कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा गया है। तो देखिए जो श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड होता है इसे विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है क्या। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी का जो है प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 75 नंबर प्रश्न श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया। तो श्यामपट्ट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड का आविष्कार है वो जेम्स विलियम ने किया था, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 76 चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है क्या। तो चित्रों को बड़ा करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है। तो ग्रामोफोन जो है यह एक प्रकार का श्रव्य उपकरण है, यानी कि सुना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रचलन अमेरिका में टेलीफोन व टेलीफोन पिक्चर फोन के द्वारा कब प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1960 में जो है प्रारंभ हुआ था। 69 नंबर प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है किस रूप में। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है यह दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत जो है रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है कि क्या। कि दूरदर्शन में देखिए सबसे बड़ा दोष ये पाया जाता है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है, केवल सुन सकता है, देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न जो है देख लिए हैं। अब यूनिट 3 और 4 बचता है, तो कल जो है आपको यूनिट 3 और 4 के वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।